आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, निसार आमिना जी जी बोलें। सर गुलजार, रिकॉर्डिंग पे लगा लें। हाँ वो मैंने लगा दिया मुझे यार। ठीक है, मुझे वैसे पहले पता चल गया था आपने यही कहना, लेकिन खैर। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है ये दो लफ्ज हैं, इलेक्ट्रॉन और अफिनिटी। ठीक है, अफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन, सही है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, सही है ना। तो बेसिकली ये क्या है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हमने कहा था ना कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए एक एटम से, वो आयनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ पे उसका उलट है कि एक एटम के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन को एंटर किया जाए, या एक एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस गेन करने के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी, या जितनी एनर्जी जो भी होगा, एनर्जी चेंज की बात करते हैं हम बात ही नहीं करते कि रिलीज होगी कि अब्जॉर्ब होगी। हाँ, आमतौर पर रिलीज होती है बहरहाल, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सही है ना। मसलन क्लोरीन जो है, उसके अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो उसके वो -349 मतलब 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है ना वो खारिज करता है। ठीक है, अच्छा बच्चे, इस हवाले से ना आपने एक दो चीजें जो ना वो ज़हन में रखनी है एनर्जी के रेफरेंस से। ठीक है, देखो, जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी ना वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, सही है ना। या दूसरे लफ्जों में, जो अपनी एनर्जी ज्यादा कम कर लेता है ना वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। मिसाल के तौर पर देखे ना, जो बंदा लेटा हुआ है वो, उसके गिरने के चांसेस कम है जो बैठा हुआ है उसकी निस्बत, और जो खड़ा हुआ है उसके चांसेस जो बैठा उससे भी ज्यादा हैं, और जो खड़ा होने के साथ साथ चल रहा है, ठीक है, उसके चांसेस बिल्कुल स्टिल खड़ा होने वाले से ज्यादा है गिरने के, और जो दौड़ है उसके चांसेस और भी ज्यादा है और उसको चोट भी ज्यादा आएगी। मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी ज्यादा होती है ना किसी के पास, उतना वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर ये जो केमिकल्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, या जो अल्लाह ने एक निजाम बनाया हुआ है, इसमें हर एक चीज की कोशिश होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करे, और स्टेबल तब होती है कि जब उसकी एनर्जी कम से कम हो। ठीक है, तो मसलन अब मैंने कहा है कि कैलोरी ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसने 349 एनर्जी रिलीज कर दी, खारिज कर दी, कम कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो वो पहले की निस्बत ज्यादा स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो ये इसलिए उसने एनर्जी खारिज की है। ठीक है, इसको एक और जो ना वो मिसाल से भी आप समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल से इसको आप समझें कि देखें, हमें दुनिया में जो ना वो जिंदगी में मुख्तलिफ शौक होते हैं, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि जिस जिस चीज का हमें ज्यादा शौक होता है, जिस चीज की हमें ज्यादा जरूरत होती है ना, उसके लिए हम ज्यादा बड़े जो ना वो कुर्बानी देने के लिए, या हम उसको ज्यादा बड़ा जो ना उसके लिए खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन जो है ना, उसको उसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा है। ठीक है, जितनी किसी की इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी ना, वो उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए या उतनी ही ज्यादा एनर्जी खर्च करने के लिए तैयार होगा इलेक्ट्रॉन को हासिल करने पे। ठीक है, तो यहाँ से मतलब एक जहन में रखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली क्या है, कि इलेक्ट्रॉन हासिल करते वक्त जो कोई एटम एनर्जी चेंजेस उसके अंदर जो आती हैं वो गेन करता है या लॉस करता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, जो गेन करेगा ना, ठीक है, वो जाहिर है कि वो नहीं चाह रहा कि मैं इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर आए, उसको हम जबरदस्ती दे रहे हैं उसके अंदर, उसको वो मजीद अनस्टेबल हो रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा हो रही है, जिसमें से एनर्जी कम हो रही है वो स्टेबल हो रहा है। ठीक है, यूनिट इसके भी वही होते हैं, किलो जूल पर मोल। हाँ, एक और बात, ये जो नेगेटिव का साइन है ना, ये सिर्फ ये शो करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि ये वैल्यू 0 से कम है। ठीक है ना, नेगेटिव का एक मतलब ये भी तो होता है ना कि जो नेगेटिव में वैल्यू होती है वो कम होती है। यहाँ पे नेगेटिव का ये मतलब नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव का सिर्फ ये मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी रिलीज हो रही है? 349 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कह सकते हैं और इसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का हमने बात की थी। अच्छा, उसके बाद ये माइक बच्चे कर लेना ऑफ, ये गुलाम हुसैन और रिमशा अशरफ, ये मैंने वैसे म्यूट किए हैं आप दोनों के माइक। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी थी,
ठीक है। लेकिन अब मसला ये आ गया कि सेकंड इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है एक नेगेटिव आयन में। नेगेटिव आयन वो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब जिस चीज पे नेगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो वो उसको रिपेल करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। पहले क्या था, वो न्यूट्रल था, सही है ना। तो अब जब नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है और हम चाहते हैं नहीं हम जबरदस्ती इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ही करना है, नेगेटिव आयन में इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लेके आना है, तो फिर हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए अमूमन एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपको पता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक, जिसमें एब्जॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक। तो जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एक यूनी नेगेटिव या मोनो नेगेटिव एनाइन में, ठीक है, तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। एग्जांपल ऑक्सीजन की है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब वो ऑब्टेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है -142 किलो जूल पर मोल, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें दाखिल किया जाता है तो 780 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको देनी पड़ती है साथ, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे ही है कि वो कहता है नहीं मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए, मेरे ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, हम तुम्हें अपने पास से एनर्जी भी दे रहे हैं 780 किलो जूल पर मोल, हालांकि उस एनर्जी मिलने से वो अनस्टेबल ही होगा। तो बहरहाल तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है ना वो तकरीबन हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक होने की वजह क्या है कि पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन गया हुआ है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया है वो नए वाले को रिपेल करता है और हमें जो है वो उसको जबरदस्ती जो ना वो एंटर करवाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट फैक्टर्स, वही फैक्टर्स जो आपने लास्ट टाइम पढ़े थे ना वही इसको भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो आपने उसमें पढ़े थे आयनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है, कि शील्डिंग इफेक्ट है। आपको पता शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को बाहर तक पहुंचने से रोकता है, ठीक है ना, कम करता है। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन एंड वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, ठीक है। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन एंड वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा कि न्यूक्लियस के लिए नए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना या गेन करना जो ना वो मुमकिन नहीं होगा, सही है ना। मुमकिन से मुराद ये है कि उसके लिए मुश्किल होगा, उसको जो ना वो उसकी अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी उसके लिए। अच्छा, अच्छा जी, अब इसी तरह से दूसरा फैक्टर जो है जो उसको इफेक्ट करता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जो क्या से कहते हैं कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन लग रही होती है एंड वाले इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है, और उस अट्रैक्शन में से शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कुछ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अट्रैक्शन कम होने के बाद जो अट्रैक्शन बचती है ना उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सही है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी एंड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी या उतनी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो लेफ्ट टू राइट ग्रुप में पीरियड में बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो है ना वो उसके लिए हमें उसको लेफ्ट टू राइट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ने का मतलब ये होता है कि वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या यूं समझ लें कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा। मिसाल के तौर पर कि अगर हम कंपेयर करें फ्लोरीन का लिथियम के साथ, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है तकरीबन क्या से कहते हैं 349 है क्लोरीन की, तो फ्लोरीन की तकरीबन 300 प्लस ही है, ठीक है। 300 पता नहीं कितनी है, 4 है कि 14, इतनी को है उसकी, ठीक है। 300 प्लस है लेकिन क्लोरीन से कम है। तो उसकी यहाँ पे लिथियम की जो ना वो बहुत थोड़ी सी जो ना वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। मतलब क्या है कि लिथियम में इलेक्ट्रॉन एंटर होना मुश्किल है और फ्लोरीन में आसान है, क्योंकि फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह साइज ऑफ एटम, उसका भी वही इफेक्ट है कि जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश कम होती जाएगी, या यूं समझ लें कि जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो एंड तक नहीं पहुंच पा रही। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का एंटर होना जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी या उसकी फिजिबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आप ग्रुप में देख लें, पहला जो ग्रुप है ये वाला हाइड्रोजन से लेके
रुबिडियम तक। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो -73 है, ठीक है, और इसकी 60 है, 53, 48, 47, जैसे नीचे नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है। वजह क्या है कि साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये उसका साइज का इफेक्ट है। और फिर वही बात आ गई हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स की। हमने कहा है कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शली फील्ड, ठीक है। तो जो चीज ऑलरेडी स्टेबल है ना, वो उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट नहीं होने का मतलब ये होगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होगी बाकियों की निस्बत। मिसाल के तौर पर हम पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप 2A है इनका जो ना वो कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है। इसी तरह जो 5A है ये हाफ फील्ड है। इसके साथ मैं लिख देता हूँ HF, ठीक है, HF, ठीक है, हाफ फील्ड है। और ये जो एंड वाला 8A है ये भी कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है। तो अब आप इनके जो ना वो कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो बेरिलियम है इसकी लेस देन 0 है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे जो टेबल आपको नजर आ रहा है इसके मुताबिक, ठीक है। और इसके बाद जो बोरॉन है, सॉरी वो है नाइट्रोजन है, उसकी भी लेस देन 0 है। और इसी तरह जो नोबल गैसेज हैं जाहिर उनकी तो लेस देन 0 है ही, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है और वो जो है वो क्या से कहते हैं इलेक्ट्रॉन उनको हासिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये जो ना उसमें पीरियोडिक टेबल में हमने हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड की बात की कि सिर्फ ये जो 2A है और जो 5A है और जो 8A है, ठीक है, ये जो ना वो हाफ फील्ड है। बाकी दोनों जो ना वो सी फील्ड मतलब कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है। ये कंप्लीटली फील्ड के जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है बाकी इर्द गिर्द वालों की निस्बत, ठीक है ना। अब ये देखें ना, इसकी -60 है, हमने कहा कि लेफ्ट और राइट बढ़नी चाहिए लेकिन इसकी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, मतलब 0 हो जाती है। इसी तरह इसकी -1 2 है और लेकिन इसकी बढ़ने की बजाय क्या है 0 से भी कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह इसकी -3 to 8 है, ये 3 to 8 है, ठीक है, और इसकी लेस देन 0 है, सही है। तो ये सारा जो ना वो उसका फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाता है उसका पीरियोडिक टेबल में भी ट्रेंड का, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो इसका ट्रेंड है ना वो ये है कि टॉप टू बॉटम जो है ना वो डिक्रीज करती है, सॉरी इंक्रीज करती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपको ये वाली जो डायग्राम नजर आ रही है इसमें अगर आप देखें, मैंने कहा है कि ऊपर से नीचे आए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है क्योंकि सॉरी कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे हैं, मसलन ये फ्लोरीन है, मसलन ये ऑक्सीजन है, मसलन ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इवन कार्बन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है कि देखिए फ्लोरीन की 328 है और क्लोरीन की 349 है, मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, ठीक है। हालांकि हमने कहा कि ऊपर से नीचे आए तो कम होनी चाहिए, यहाँ पे बड़ी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन की -141 है जबकि सल्फर की -200 है। यहाँ पे भी जो ना वो नीचे वाले की ज्यादा ऊपर वाले की कम है। नाइट्रोजन में भी ऊपर वाले की 0 से भी कम है, नीचे वाले की ज्यादा है। कार्बन में भी थोड़ा सा फर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो हमारा जनरल एक स्टेटमेंट है ना कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ये इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर ये वाला रूल फॉलो नहीं होता। और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि फ्लोरीन का साइज इंतहाई छोटा है, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्लोरीन दूसरे पीरियड से है तो इसके अंदर 2 शेल है, ठीक है, फ्लोरीन के अंदर 2 शेल पाए जाते हैं, ठीक है। और जो उसके मसलन ये फ्लोरीन है, फर्ज करें ये इसका साइज है, 2 शेल पाए जाते हैं, जबकि जो क्लोरीन है उसके अंदर 3 शेल पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जो 2 शेल वाला फ्लोरीन है ना उसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 इलेक्ट्रॉन किस तरह से हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है और 7 बाहर वाले में है। अब ये सारे 9 के 9 इलेक्ट्रॉन इतने करीब हैं कि ये एक ऐसे क्लोज शेल सा एक बंद सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें एक और इलेक्ट्रॉन का घुसना इतना आसान नहीं है, हालांकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और घुसता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम जब कंपैरिजन करते हैं ना, इसका कंपैरिजन किसके साथ हम करते हैं जी, कंपैरिजन हम करते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है ना।
अब क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंटर होना आसान है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो हालांकि फ्लोरीन की अट्रैक्शन ज्यादा है, उसका जो ना वो क्या से कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, लेकिन अब मसला ये है कि ठीक है जितना मर्जी उसकी चाहत है कि एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, जगह की कमी है, ठीक है। जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी बड़े पैक्ड हैं, एक और इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना थोड़ा सा जो ना वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को हिचकिचाने पे मजबूर करता है, थोड़ा सा वो सोचता है कि अच्छा यार जाऊं कि ना जाऊं, ठीक है। इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है क्लोरीन से, वरना बाकी पीरियोडिक टेबल में ये ट्रेंड फॉलो होता है कि डाउन द ग्रुप जब आप आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। मसलन इसके बाद माइनस ये क्लोरीन के बाद जो ना वो ब्रोमीन की कम है, और उसके बाद आयोडीन की भी कम है, सल्फर के बाद सिलीनियम की, टेलोरियम की कम है, फास्फोरस के बाद इसकी जो ना वो एंटीमनी की और इसकी जो ना वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ रही है, वजह ये है कि ये जो ना वो आ रही है इनमें जो ना वो सेमी मेटलॉइड वाला करेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो बहरहाल एक जनरल ट्रेंड हम कहते हैं, लेकिन उसमें जाहिर है बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, ये यहाँ पे सिर्फ पूरी तरह ये ट्रेंड फॉलो होता है, बाकी सब में जो ना वो जो ना वो ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता। यहाँ पे भी हो रहा है, कोई इतना खास फर्क नहीं है, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। इसमें भी जो ना वो हमारे पास एक्सेप्शंस आ रही हैं। तो बहरहाल जनरली हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। और इन एक्सेप्शंस में जो ना वो साइज का एक रोल है। पीरियड में जनरली इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, सवाए कि इनके जो हमने तीन अभी डिस्कस किए हैं कि ग्रुप 2A 5A और 8A जो है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस है बाकियों की निस्बत। अच्छा ये जो एक मैंने ये डायग्राम लगाई है ना, इस डायग्राम में जो वैल्यूज लिखी हुई है ना वो नेगेटिव के साइन के बगैर है, नेगेटिव के साइन के बगैर है, मतलब इनके साथ नेगेटिव मौजूद है लेकिन उसने लगाया नहीं, और जिनकी 0 से कम है उनके साथ उसने डॉट लगा दिया है, सही है ना। तो ये बेसिकली वही वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि उनके साथ नेगेटिव नहीं लगा हुआ, सही है। तो बाकी ये वही प्रोडक्ट टेबल है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। देखिए बेसिकली अगर आपने ये नो अगला भी एक टॉपिक आ रहा है उसका क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये तीनों टर्म्स जो होती है ना वो मिलती जुलती भी हैं और एक दूसरे पे डिपेंड भी करती हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। तो ये आसान सा था, मैंने कोशिश की है कि जो हेडिंग्स थी ना वो पहले वाली आयनाइजेशन एनर्जी वाली वही मैंने हेडिंग्स यूज की हैं, तकरीबन वर्डिंग भी मिलती जुलती है। आपने अगर आयनाइजेशन एनर्जी को याद किया हुआ है तो आपके लिए इसको भी याद करना जो है वो बड़ा ईजी होगा, ठीक है। तो ये इतना सा टॉपिक था, इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो पूछ लें।